सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक की। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कागज रहित कक्षाएं या पेपरलेस क्लासरूम। क्या होती है पेपरलेस क्लासरूम और कैसे ये इनोवेशन हुआ है एजुकेशन में, इससे रिलेटेड सभी बातें इस पे बात करेंगे। वर्तमान युग में तकनीकी का युग कहा जाता है। हमें प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक शिक्षक व प्रत्येक छात्र के लिए तकनीकी की आवश्यकता है, क्योंकि यह उस लेंस के समान है जिसकी सहायता से हम संसार का अनुभव कर सकते हैं तथा यह छात्र को व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार करती है। यहाँ पे जो पेपरलेस जो क्लासरूम की बात हो रही है, वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो टेक्नोलॉजी के बेस पे होती हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए, हर एक चीज़ के लिए बच्चों को टेक्नोलॉजी सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो जब टेक्नोलॉजी पता होगी तो वो उससे रिलेट करके यहाँ पे हम एजुकेशन में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कागज रहित कक्षा से तात्पर्य ऐसी कक्षा से है जिसमें कागज अर्थात पाठ्य पुस्तक, कॉपी या आलेख के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम बुक कॉपी को नहीं लेके बैठेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का प्रयोग क्या होगा, जैसे कि कागज रहित कक्षा में प्रयुक्त उपकरण कैसे हो सकते हैं। लैपटॉप का यूज हो सकता है, आईपैड होता है, गूगल बॉक्स या फिर ई रीडर या कंप्यूटर। तो इन सभी के थ्रू यहाँ पे शिक्षा दी जाती है या फिर शिक्षा ली जाती है। तो ये हमारी पेपरलेस क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम की ही जैसे यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो एक टीचर पढ़ा रहा होगा और बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें होंगी यहाँ पे बुक का कोई भी यूज नहीं है। सारा का सारा चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हुए करेंगे। यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें आप घर बैठ के भी कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में जाके भी इन सभी के थ्रू एजुकेशन ली जा सकती है। तो यहाँ पे कागज रहित कक्षाओं के लाभ क्या है, तो लाभ के बारे में बात करेंगे। यह कक्षा को तुलनात्मक रूप से अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप प्रदान करती है। यह छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है। पेपरलेस क्लासरूम छात्रों को अंतःक्रियात्मक व संसाधन पूर्ण कक्षा प्रदान करती है। ऐसी कक्षा प्राकृतिक संसाधन के अनियमित दोहन को भी हतोत्साहित करती है। अब जैसे हम बुक्स या कॉपी का यूज ज्यादा करेंगे तो यहाँ क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का अनियमित, क्योंकि ऐसी कक्षा प्राकृतिक संसाधन के अनियमित दोहन को भी हतोत्साहित करती हैं। क्यों? क्योंकि जो बुकें और जो कॉपियां वगैरह बनती हैं वो सारी की सारी आपकी पता है कि ये पेड़ों के द्वारा बनती हैं। तो अगर हम ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे तो पेड़ पौधों यानी प्रकृति का भी नुकसान होगा। तो उसको नुकसान को रोकने के लिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, यह छात्रों के संरक्षण को, प्रवृत्ति को भी बढ़ाती है कि यहाँ पे वो इस चीज़ को सीख जाती है कि किस चीज को हमें यूज करना है और किस चीज को नहीं। तो यहाँ पे संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। यहाँ पे यह शिक्षक को भी आधुनिक तकनीक से अवगत कराने में सहायता करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। तो यहाँ पे जो टीचर होंगे वो आधुनिक तकनीकी के द्वारा अवगत होंगे और उनको इन सब चीजों के बारे में पता होगी। 7वां पॉइंट है, ऐसी कक्षाएं अधिगम छात्रों के लिए आनंदपूर्ण प्रक्रिया बनाती है, ना कि बोझिल। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो यहाँ पे जो टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और बच्चों को मजा भी आएगा कि कैसे चीजें आगे उनको सीखना है। 8वां पॉइंट है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लचीलापन भी लाती है। कहीं भी कुछ भी चेंज किया जा सकता है इसके थ्रू। ऐसी कक्षाएं शिक्षक के कार्य को सरल भी बनाती है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट या जो भी चीजें उनको देनी है, प्रोवाइड करनी है, नोट्स वगैरह, वो पहले ही टीचर अपना उस चीज को बना लेता है और उसके बाद बच्चों को प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पे इजी हो जाता है, यहाँ पे दस्तावेजों को खोजने का भय नहीं रहता क्योंकि वो आपका सेव हो गया है। यह छात्रों में सहयोग की भी भावना विकसित करती है। आपस में लोग सहयोग के द्वारा ही आगे काम करते हैं। कक्षा के व्यवहारिक प्रयोग में चुनौतियां क्या है, अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं कागज रहित कक्षाओं में। तो यहाँ पे पेपरलेस क्लासरूम में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट नवाचार है। इस तकनीकी में ना तो अध्यापक ना ही छात्र कक्षा के दौरान किसी प्रकार की मुद्रित सामग्री या पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे जब टीचिंग हो रही होगी पेपरलेस क्लासरूम में, तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आईपैड हो या फिर ई रीडर। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो कुछ भी पढ़ना है या टीचर को जो कुछ भी पढ़ाना है वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होती हैं। यहाँ पे
कोई भी बुक्स का यूज़ नहीं करता। यह तकनीकी महंगी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए पैसे की ज़रूरत है, तकनीकी महंगी है। वित्तीय समस्या भी आ सकती है, तो एक बाधा ये है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं। तो यहाँ पे तकनीकी महंगी है और वित्तीय समस्या भी एक बाधा सिद्ध होती है। संसाधन का अभाव भी ऐसी कक्षाओं के प्रयोग में एक बाधा है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं, कई के छात्रों के घर में वो चीज़ें हैं और कुछ के छात्रों में नहीं है, या फिर इंटरनेट की व्यवस्था कहीं पे है और कहीं पे नहीं है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं होती है और यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो जाती है। सभी छात्र और शिक्षक ऐसी कक्षाओं में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टीचर या स्टूडेंट में कुछ किसी को, एक को या दोनों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाने में या उसका यूज करने में प्रॉब्लम फील होता है और वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो करेक्टली जो होनी चाहिए वो प्रोसीड नहीं कर पाती। ऐसी कक्षाओं में व्यवहारिक प्रयोग हेतु ज्ञान व प्रशिक्षण का अभाव होता है क्योंकि सारा का सारा इसमें डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे। तो जो एक प्रैक्टिकली नॉलेज जो दी जाती है बच्चों को, जो ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो वहाँ पे उस चीज़ का अभाव भी होता है। तो ये कुछ कमियाँ थी जहाँ पे पेपरलेस क्लासरूम में आती है। कुछ चीज़ों की अगर कोई लाभ है तो कहीं ना कहीं उसका हानि भी होती है। तो पेपरलेस क्लासरूम अच्छा तो है, बट साथ ही कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए ये लाभकारी नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास इन चीज़ों का अभाव होता है। तो ये था आपका पेपरलेस क्लासरूम। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है इनोवेशन इन एजुकेशन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है, लिटरेसी ब्रिगेड्स के बारे में। तो क्या है लिटरेसी ब्रिगेड, इसको समझते हैं। साक्षरता ब्रिगेड का प्रारंभ क्यूबा देश के द्वारा 1961 में किया गया था। इस वर्ष को शिक्षा वर्ष के नाम से जाना गया। उद्देश्य क्या था कि गांव में या फिर सुदूर क्षेत्रों में विद्यालय खोलना, नए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। थर्ड पॉइंट है निरक्षर किसानों को पढ़ाना व लिखना सिखाना, शिक्षकों को पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना और समाज में समानता लाना। ये आपका उद्देश्य है साक्षरता ब्रिगेड का। साक्षरता ब्रिगेड की अवधारणाएं क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये आया? तो निरक्षरता का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए समान रूप से होने चाहिए। साक्षरता कार्यक्रम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और बिना साक्षरता तकनीक निरर्थक है। साक्षरता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, इसलिए एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोगों को एजुकेट करना जरूरी है और इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि सभी को एजुकेट होना है और ये सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी अगर देनी चाहिए तो वो एजुकेशन को देनी चाहिए सरकार को। नेक्स्ट है साक्षरता ब्रिगेड की विशेषताएं क्या है। तो इस ब्रिगेड ने क्यूबा जैसे देश को 2 साल की कम अवधि में निरक्षर मुक्त देश बनाया था। यहाँ पे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इतना लोग जागरूक थे। यहाँ पे एक संस्था एक तरह से थी जो ने 2 साल के अंतर्गत वहाँ पे निरक्षर मुक्त देश बनाया, सबको शिक्षित किया। साक्षरता ब्रिगेड के द्वारा शिक्षा को प्रत्येक बालक के लिए मुक्त कर दिया गया। इस ब्रिगेड में कई प्रशिक्षित शिक्षकों को दुनिया में भेजा गया और वहाँ पे शिक्षा के प्रोग्राम चलाए गए। इस ब्रिगेड के द्वारा महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तथा शिक्षा को पहुंचाया गया तथा शिक्षा में असमानता को भी दूर किया गया। साक्षरता ब्रिगेड से शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाने लगा। इस ब्रिगेड का प्रयोग अन्य देशों जैसे अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया। तो ये था क्यूबा देश से स्टार्टिंग इसकी साक्षरता ब्रिगेड की और इसके कुछ कॉन्सेप्ट और विशेषताएं, किस तरीके से ये साक्षरता ब्रिगेड पूरे देश में हर जगह यहाँ पे टीचरों को भेज के और जहाँ पे निरक्षर लोग हैं उनको शिक्षित करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये था साक्षरता ब्रिगेड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो सारे के सारे पॉइंट बीएड में क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक, दूसरी होती है मानव द्वारा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन, सूखा, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, ये सारी जो आपदाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा आती हैं। जबकि मानवीय क्या है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क, रेल, हाईवे, जो भी दुर्घटनाएं आ रही हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक दबाव और अनेक समायोजन के कारण आता है। भारत को भूकंप की संभावनाओं के आधार पर 5 भूकंपीय जोनों में बांट दिया गया है। भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक जो संवेदनशील क्षेत्र है सामान्यतः हिमालय और उप हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ पे कच्छ और अंडमान व निकोबार की द्वीप समूह में स्थिति है। कच्छ में आपको मालूम है कि कितना बड़ा भूकंप आ चुका है।
कर्षण, भूकंप, बरसात और मानव निर्मित कृत्यों के चट्टानों के खिसकने के कारण भूस्खलन होता है। कहीं कहीं पे खुदाई करने की वजह से, सुरंगें बनाने में, तो वहाँ पे भी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सूखा बारिश कम होने के कारण पड़ता है। देश में 16% क्षेत्रफल सूखा प्रवृत्त है। अब तक 1941, 1951, 1979, 1982 और 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। देश का उत्तर पश्चिमी भाग अत्यधिक सूखाग्रस्त देश है। कम समय में अधिक बारिश होने पर चिकनी मिट्टी का बहाव होने के बाद भी बाढ़ आ जाती है। तो कुछ बाढ़ के कारण है, जैसे देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटी अत्यधिक बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो नदियाँ जहाँ पे बह रही हैं वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। महासागरों से भूकंप आने के कारण चक्रवात और समुद्री तूफान आते हैं। जंगल में आग कभी कभी लग जाती है। पशुओं तथा कीड़ों के लिए खतरनाक होता है। और मानवीय आपदाएं मनुष्य की गलतियों जैसे सड़क, रेल, हवाई एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण आती हैं। यहाँ पे जो आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू हैं, पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है उत्तरवर्ती। आपदा के खतरे, जोखिम और शीघ्र चपेट में आने वाली स्थितियों को मेल से उत्पन्न होते हैं। यह कारक समय और भौगोलिक दोनों ही पहलुओं से बदलते रहते हैं। जोखिम प्रबंधन के 3 घटक हैं। पहला है खतरे की पहचान करना कि कहाँ पे वो चीज़ आने वाली है, जैसे भूकंप तो वहाँ पे पहचान की जा सकती है, या फिर बाढ़ कहीं पे आ रही तो वो, फिर उस खतरे को कैसे कम किया जाए। लास्ट में है उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का पहला चरण खतरों की पहचान करना है और इस अवस्था की प्रकृति, जानकारी, विशिष्ट, अस्वस्थ और विशेषताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करना तथा उससे बचने के लिए उपाय और योजना बनाना है। आपदाग्रस्त स्थलों में खतरों को कम करने की योजना कार्य करना, आपदा के कारण अस्त व्यस्त क्षेत्रों को पुनः बसाना और उन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, ये आपका आपदा प्रबंधन का कार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा स्वरूप के अनुसार राज्य और जिला प्रशासन ने अन्य सहायक विभागों और मंत्रालयों की सभी गतिविधियों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी नोडल मंत्रालय की होती है। यहाँ पे नोडल मंत्रालय बनाया जाता है। इनके द्वारा आपदाओं की विस्तृत आपात योजनाएं बनानी होती हैं। राज्य राहत संगठन और अनुक्रिया, आपदाओं के विषय में संबंधित कार्रवाई राज्य की होती है और बड़ी आपदाओं से केंद्र सरकार भी भौगोलिक, भौतिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करते हैं। इस संगठन द्वारा स्थिति की गंभीरता, आवश्यकता, राहत कार्यों का पैमाना तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता और राहत अनुबंधी उपायों का दायित्व होता है। तो ये था आपदा प्रबंधन की कार्य। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होता है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होता है, राज्य राहत संगठन राज्य स्तर पर कैसे होता है, साथ ही राज्य को राहत कैसे पहुंचाई जाए, तो और कैसे खतरों की पहचान और वहाँ पे कम किया जाए, कैसी योजनाएं बनाई जाए, ये सारे चीज़ें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपदाएं किस टाइप की होती हैं उनको पहचानना होता है और कैसे उनसे निवारण किया जाए, ये चीज़ें आपदा प्रबंधन के कार्य हैं। तो ये यहाँ पे टॉपिक जो कि पूछे जाते हैं बीएड के एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, इनोवेशन इन एजुकेशन जो कि एक ऑप्शनल पेपर होता है उसमें, और साथ ही ऐसे भी आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।